हेलो दोस्तों, आइए आज हम पार्टनरशिप एक्ट चल रहा था हमारा सेकंड यूनिट। हम आगे अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स आफ्टर अ चेंज इन द फर्म। मीन्स फर्म में चेंजेस आने के बाद में जो पार्टनर्स के राइट्स और ड्यूटीज़ थे जो हमने कल देखे थे, क्या उसमें बदलाव आएगा? दोस्तों, फर्म में चेंज होने का मतलब क्या है पहले वो समझ लो। हम कब कहते हैं कि फर्म में चेंजेस हुए हैं? दोस्तों, जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, जब कोई नया पार्टनर हमको ज्वाइन करता है, तो उस टाइम में फर्म में चेंजेस हो जाते हैं। सबका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है। तो उस केस में हम बोलते हैं कि फर्म में क्या हुए, फर्म की कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हुए। जब ऐसा हुआ कि कोई पार्टनर छोड़ के गया या तो उसकी कोई डेथ हो गई, कोई पार्टनर रिटायर हुआ, तो उस केस में भी ऐसा माना जाता है कि फर्म की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंज हो गई है, क्योंकि सबका फिर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल जाएगा। पार्टनर्स चेंज हो जाएंगे तो फर्म भी न्यूली कंस्ट्रक्टेड हो जाएगी, न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद अगर पार्टनरशिप कोई एक पर्टिकुलर सिंगल एडवेंचर या अंडरटेकिंग के लिए थी, दोस्तों हमने कल देखा था पार्टनरशिप के भी टाइप्स हमने फर्स्ट यूनिट में कवर किए थे। उसमें हमने देखा था पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है जो सिंगल एडवेंचर के लिए या सिंगल अंडरटेकिंग के लिए पार्टनरशिप होती है, उसको कहते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। लेकिन जिस चीज़ के लिए पार्टनरशिप की गई थी, जिस अंडरटेकिंग के लिए पार्टनरशिप हुई थी, उसको उसके अलावा भी पार्टनर्स ने, उस बिज़नेस के अलावा भी पार्टनर्स ने दूसरे बिज़नेस के लिए भी पार्टनरशिप कर दी, तो दोस्तों इस केस में भी कहा जाता है कि जो फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन था वो चेंज हो गया है, फर्म में चेंजेस आए हैं। और दोस्तों फिक्स पीरियड वाली भी हमने देखी थी पार्टनरशिप होती है। एक टर्म डिसाइडेड होता है कि हम इतने टाइम के लिए पार्टनरशिप करेंगे, और वो टर्म जब एक्सपायर हो जाएगा फिर भी बिज़नेस कंटिन्यू हो रहा है, कैरी ऑन हो रहा है, वो टर्म ख़त्म होने के बाद भी, तो इसमें भी हमने देखा था ये पार्टनरशिप जो है ये कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो कन्वर्ट हो जाती है तो हम इसमें भी ये मानते हैं कि जो फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन था वो चेंज हुआ। दोस्तों, फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन ये 4 केसेस में चेंज होता है। कब कब? जब एक नया पार्टनर ज्वाइन हुआ तो फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाएगा। जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या पार्टनर की डेथ हो गई, उस टाइम पे भी फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया, ऐसा माना जाता है। थर्ड, कोई हमने पर्टिकुलर पार्टनरशिप की थी, उस बिज़नेस को छोड़ के हम कोई और बिज़नेस के लिए पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हैं, उसको भी तब भी ये माना जाएगा कि फर्म का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंज हो गया। और फोर्थ, हमने कोई फिक्स टर्म के लिए पार्टनरशिप की थी, अब वो टर्म एक्सपायर हो चुका है, उसके बाद भी हम पार्टनरशिप का बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं, तो उस केस में भी फर्म का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी माना जाता है कि चेंज हुआ है। अब ये जो चेंज हुआ है फर्म में, फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन बदल गया है, तो जो पार्टनर्स पहले थे उनके जो राइट्स और ड्यूटीज़ थे तब, अब चेंजेस होने के बाद में क्या उनके राइट्स और ड्यूटीज़ वैसे ही रहेंगे कि इसमें भी बदलाव होगा, इसमें भी चेंजेस लाए जाएंगे? तो हमारा एक्ट देखो क्या बोलता है। हमारा एक्ट कहता है कि जो पहले पार्टनर्स थे ना, चेंज आने के पहले वाले पार्टनर्स, उनकी जो राइट्स और ड्यूटीज़ थी वो चेंज आने के बाद में भी वैसी ही रहेगी, लेकिन सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स। अगर चेंज होने के बाद में, अगर चेंजेस होने के बाद में, आफ्टर चेंजेस, अगर पार्टनर्स आपस में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होगा सब कुछ। जैसे मान लो पहले 3 पार्टनर थे, एक्स, वाई और जेड, अब मिस्टर ए भी इनसे ज्वाइन कर रहा है, यहाँ पे ये पार्टनरशिप फर्म में वो आना चाहता है, इनको भी एडमिट किया गया। तो पहले कितने पार्टनर्स थे? 3 पार्टनर्स थे, इनके भी कुछ राइट्स और ड्यूटीज़ थे तब। अब जब मिस्टर ए आ गया है तो फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो गया, तो जो पहले राइट्स और ड्यूटीज़ थी पार्टनर्स की, ये फर्म में चेंज होने के बाद में इनके राइट्स और ड्यूटीज़ जो रहेगी वो पहले जैसी ही रहेगी, अगर इनके बीच में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है तो। क्लियर? तो देखो पहला सेंटेंस वही बोला है, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वैसा होगा, अगर उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है तो फिर ये पार्टनरशिप एक्ट की प्रोविजंस लग जाएगी। और पार्टनरशिप एक्ट क्या कहती है कि चेंज जब ऑकर होगा, जब चेंजेस हो जाएंगे, किसमें चेंजेस होंगे? फर्म की कॉन्स्टिट्यूशन में, तो पहले जो म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज़ थे पार्टनर्स के, पहले जो राइट्स और ड्यूटीज़ थे पार्टनर्स के, वो अभी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद में भी जो न्यू फर्म बन जाएगी उसमें भी उनके राइट्स और ड्यूटीज़ सेम ही रहने वाले हैं।
उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है तो जैसे एक्स वाई और जेड के जो पहले राइट्स एंड ड्यूटीज़ थे पहले, अभी भी राइट्स एंड ड्यूटीज़ उनके वही रहेंगी, इवन न्यू फर्म में भी, अगर उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है तो। क्लियर? ऐसा ही यहाँ पे कहा गया है कि जब फर्म की एक्सपायरी ख़त्म हो जाती है, जो टर्म के लिए पार्टनरशिप बनाई गई थी, अब वो टर्म ख़त्म हो गया तो पार्टनरशिप फर्म ऐसा माना जाता है कि ख़त्म हो गई। लेकिन फिर भी अगर उसको कंटिन्यू कर रहे हो, वो कंटिन्यू टू कैरी ऑन बिजनेस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म, तो पार्टनर्स के जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ थे पहले, चेंजेस आने के पहले, वो फिक्स पीरियड के टाइम पे जो उनके राइट्स और ड्यूटीज़ थे, अब आगे जो वो फर्म कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, न्यू फर्म कैरी ऑन कर रहे हैं बिजनेस, उसमें भी उनके राइट्स और ड्यूटीज़ क्या रहेंगे? सेम ही रहेंगे, जैसे वो पहले थे वैसे ही रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया नया, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा जाएगा, अगर उसमें ड्यूटीज़ और राइट्स चेंज किए जा रहे हैं तो फिर जो चेंजेस वो अप्लाई कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में, उसके हिसाब से अप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो आपस में, तो जो पहले राइट्स एंड ड्यूटीज़ थे वही राइट्स एंड ड्यूटीज़ आगे भी रहेंगे, सेम रहेंगे। हाँ, वेयर एडिशनल अंडरटेकिंग्स आर कैरीड आउट, where a firm constituted to carry out one or more adventures or undertaking carries out other adventures or undertakings are the same as those in respect of the original undertaking। कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ये दोस्तों कहता है कि पहले हमारी जो पार्टनरशिप हुई थी वो सिंगल एडवेंचर के लिए हुई थी या फिर सिंगल अंडरटेकिंग के लिए हुई थी। तो यहाँ पे एक्स वाई और जेड जो पार्टनर्स थे, इनके जो राइट्स और ड्यूटीज़ थे यहाँ पे उन्होंने फिक्स कर दिया था। अब जब वो आगे दूसरे एडवेंचर के लिए इसको छोड़ के अब दूसरे एडवेंचर के लिए, दूसरे अंडरटेकिंग के लिए भी वो पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो अब इसमें अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना रहे तो फिर यहाँ पे जो उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ थी वही राइट्स एंड ड्यूटीज़ अब इसको भी अप्लीकेबल हो जाएंगी पार्टनर्स के लिए। क्लियर? तो एक्स जो काम यहाँ पे कर रहा था, अब एक्स वही काम यहाँ पे भी करेगा अगर उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रखा है तो। क्लियर? हाँ, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ चेंजेस करना चाहते तो फिर वो उसके हिसाब से कर सकते हैं, फिर वो प्रोविजंस अप्लीकेबल हो जाएगी। तो सिंपल तीनों बातों का एक ही समरी है कि जो पहले राइट्स एंड ड्यूटीज़ थे पार्टनर्स के ओल्ड फर्म में, अब वो न्यू फर्म में भी वही राइट्स एंड ड्यूटीज़ सेम रहेगी सारे पार्टनर्स की। क्लियर? कोई उसमें बदलाव नहीं आएगा अगर उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है तो। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी देखो क्या कहा है, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज़। दोस्तों हमने कल लास्ट लेक्चर में देखा था रिलेशन ऑफ पार्टनर बिटवीन देमसेल्स, एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर के साथ क्या रिलेशन होगा, क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ होगी उनकी आपस में। अभी दोस्तों हमको देखना है कि ये पार्टनर्स का थर्ड पार्टीज से कैसा रिलेशन होगा, क्या होगा। देखो क्या कहा है, पार्टनर टू बी एजेंट ऑफ द फर्म। दोस्तों ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हमने पार्टनरशिप शुरू किया था तब मैंने आपको बताया था कि हर एक पार्टनर जो होगा वो एजेंट भी होता है फर्म का, और साथ में वो प्रिंसिपल करके भी एक्ट करता है। जो भी एक्ट करेगा वो उसकी वजह से वो खुद भी बाइंड होगा और अदर पार्टनर्स को भी वो बाइंड करेगा, फर्म को भी वो बाइंड कर देगा उसकी एक्शंस की वजह से। ठीक है, तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट अ पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पजेज ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। वही बात दोस्तों यहाँ पे कही गई है कि जो पार्टनर होता है वो फर्म का एक एजेंट होता है, तो जब भी वो एक्ट करेगा तो उसकी वजह से बाकी पार्टनर्स और फर्म भी बाइंड हो जाएंगे। तो दोस्तों ये पूरे पैराग्राफ में एनालिसिस में भी वही कहा है। दोस्तों पार्टनर जो रहेगा वो एजेंट कब माना जाएगा फर्म का, जब वो फर्म का बिजनेस कर रहा है, सिर्फ उसी पर्पस के लिए वो एजेंट माना जाएगा। सारी डीलिंग्स के लिए या फिर सारे ट्रांजेक्शन्स के लिए वो एजेंट नहीं बनेगा, सिर्फ बिजनेस का जो फर्म का जो बिजनेस है सिर्फ उसके लिए ही वो एजेंट माना जाएगा। क्लियर? उसके बाद में दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है ये इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स एज एजेंट ऑफ द फर्म। इसका कहने का मतलब ये है कि पार्टनर जो होता है वो फर्म का एजेंट होता है और उसके पास कुछ अथॉरिटीज़ होती है, और ये अथॉरिटीज़ इम्प्लाइड होती है। मीन्स लॉ ने बोल के रखा है कि आप ये सारी अथॉरिटीज़ आपके पास रहेगी। क्लियर? समझ रहे हो? तो ये हर एक पार्टनर के पास अथॉरिटी होती ही है। अब देखते हैं क्या कहा गया है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 22 द एक्ट ऑफ अ पार्टनर विच इज डन टू कैरी ऑन इन द यूजुअल वे
इन द यूजुअल वे बिजनेस ऑफ द काइंड कैरिड ऑन बाय द फर्म बाइंड्स द फर्म। अब कहना क्या है कि जैसे से फॉर एग्जांपल एक्स, वाई और जेड तीनों पार्टनर्स हैं, तीनों ने मिलकर एक फर्म स्टार्ट किया। अब एक्स अगर कोई एक्टिविटी कर रहा है, कोई एक्ट परफॉर्म कर रहा है, और इसने जो एक्ट परफॉर्म किया ये यूजुअल वे में की है, इसने जो एक्ट परफॉर्म किया ये यूजुअल वे में की है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो जैसे नॉर्मल तरीके से करना चाहिए वैसे ही उसने वो एक्ट परफॉर्म किया है। और ये एक्ट जो उसने किया ये किसके लिए किया है? ये बिजनेस के लिए किया है। तो जिस तरीके से ये बिजनेस को कैरी ऑन करना चाहिए, ये जिस प्रकार का बिजनेस है ना, इसको कैरी ऑन करने के लिए जो एक्ट करनी चाहिए एक्स ने भी वही एक्ट की है। ये बिजनेस करने के लिए वही एक्ट की है जो नॉर्मल तरीके से करनी चाहिए थी। तो अगर ऐसी एक्ट एक्स कर रहा है तो इस एक्ट की वजह से एक्स जो है फर्म को बाइंड कर देगा। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है एक्स वो सारी एक्ट के लिए फर्म को बाइंड कर देगा जो उसने फर्म के बिजनेस के लिए किया है और यूजुअल वे में किया है। क्लियर? तो यूजुअल वे में किया होगा तो ही फर्म बाइंड हो जाएगी। अगर उसने कुछ अनयूजुअल तरीके से किया होगा तो फिर वो फर्म को बाइंड नहीं कर सकता है। क्लियर? तो वही बात कही गई है कि पार्टनर की एक्ट जो उसने की है यूजुअल वे में की है, जैसे बिजनेस में करनी चाहिए थी, उसकी वजह से फर्म बाइंड हो जाएगी, वो एक्ट के लिए फर्म बाइंड रहेगी। तो ऑथोरिटी ऑफ अ पार्टनर टू बाइंड द फर्म कॉन्फर्ड बाय दिस सेक्शन इज कॉल्ड इज इम्प्लाइड ऑथोरिटी। ऐसी सारी एक्ट जिसकी वजह से पार्टनर की एक्ट की वजह से फर्म बाइंड हो जाएगी, तो ये अथॉरिटी जो है पार्टनर की, इसी अथॉरिटी को क्या कहा जाता है? इम्प्लाइड अथॉरिटी। क्लियर? समझ रहे हो? ऐसी अथॉरिटी को क्या कहा जाता है? इम्प्लाइड अथॉरिटी। म्हणजे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में वो जो कुछ भी यूजुअल वे में करेगा फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म, वो सारी उसकी क्या है? इम्प्लाइड अथॉरिटी है। वो बोलने की जरूरत नहीं है दोस्तों, वो उसको लॉ ने ही परमिट कर दिया है, तो वो सारी वो इम्प्लाइड अथॉरिटी है उसकी, जिसकी वजह से फर्म बाइंड हो जाएगी। अब दोस्तों सेकंड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो क्या कहा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो क्या है कि इम्प्लाइड अथॉरिटी तो जनरल अथॉरिटी हो गई ना, मीन्स एक पार्टनर अपनी एक्ट की वजह से फर्म को बाइंड कर सकता है। वो सारी अथॉरिटी, वो सारे पावर्स जो उसके पास है जो एक्ट करने के लिए, जिसकी वजह से फर्म बाइंड हो गई, उसको कहते हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं ना दोस्तों, ये 8 ऐसे पॉइंट बताए हैं, 8 ऐसी एक्टिविटी है, इसमें ये सारी चीज़ें करने का पार्टनर को कोई भी पावर नहीं है, इसको इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं माना जाता है। मीन्स लॉ ने नहीं कहा है ऐसा कुछ पार्टनर कोई कर सकता है, या पार्टनर की इस एक्ट की वजह से फर्म बाइंड नहीं हो सकती है दोस्तों, सिंपली कहने का मतलब। तो यूजुअल वे में जो करेगा वो उसकी वजह से फर्म बाइंड हो सकती है, लेकिन इन 8 एक्टिविटीज़ में पार्टनर फर्म को बाइंड नहीं कर सकता है। पार्टनर ने अगर इसमें से कोई भी एक्ट किया होगा तो उसकी वजह से फर्म बाइंड नहीं होगी। तो दोस्तों कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है, आइए देखते हैं। जैसे फर्म का कोई बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट है, किसी से अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है फर्म का बिजनेस से रिलेटेड, तो वो डिस्प्यूट कोई एक पार्टनर आर्बिट्रेशन के लिए सबमिट नहीं कर सकता, उसके पास वो पावर नहीं है, मीन्स उसके पास वो अथॉरिटी नहीं है। तो कोई एक पार्टनर, जैसे 3 पार्टनर्स है से फॉर एग्जांपल, कोई एक पार्टनर अकेला कोई भी फर्म का जो डिस्प्यूट होगा किसी के साथ चल रहा होगा, ये आर्बिट्रेशन के लिए सबमिट नहीं कर सकता है, सबको मिलकर डिसीजन लेना पड़ेगा, ये अकेला नहीं कर सकता है। तो इसके पास लॉ पावर नहीं देता है कि आप कोई भी डिस्प्यूट जो फर्म से रिलेटेड है वो आप सबमिट करो आर्बिट्रेशन के लिए। दोस्तों आर्बिट्रेशन का मतलब होता है सेटलमेंट करने के लिए हम किसी थर्ड पार्टी को अपॉइंट करते हैं, कोर्ट में न जाते हुए हम किसी थर्ड पार्टी को अपॉइंट करते हैं, और थर्ड पार्टी के जो डिसीजन होगी वो हमको मानना पड़ेगा। जैसे धीरूभाई अंबानी के केस में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में जब प्रॉपर्टी डिवाइड करने का जब बारी आई थी, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी मम्मी को ही आर्बिट्रेटर करके अपॉइंट किया था। तो सारा वो जो आर्बिट्रेटर है वो केस सुनता है, फिर उसके बाद में वो डिसीजन सुनाता है, वो कोशिश करता है कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की जाए, उस प्रोसेस को कहते हैं दोस्तों आर्बिट्रेशन करना। तो फर्म का कोई भी पार्टनर अकेला, उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो फर्म के बिजनेस से रिलेटेड अगर किसी के साथ उस फर्म का डिस्प्यूट चल रहा है तो वो डिस्प्यूट को वो आर्बिट्रेशन के लिए सबमिट करे।
वो सारे पार्टनर्स को मिलकर डिसाइड करना होगा, पूरी फर्म को डिसाइड करना होगा, एक अकेले पार्टनर के पास ये पावर नहीं होती है। और क्या नहीं कर सकता दोस्तों अकेला एक पार्टनर, तो वो फर्म के नाम पे, फर्म के बिहाफ पे बैंक अकाउंट ओपन नहीं करवा सकता है अपने नाम से। फर्म के नाम से ओपन करवाएगा तो चलेगा दोस्तों, लेकिन अपने नाम से वो बैंक अकाउंट ओपन करवा रहा है ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, तो वैसा नहीं चलेगा दोस्तों, वैसा पार्टनर नहीं कर सकता है। पार्टनर और क्या नहीं कर सकता है, अगर फर्म का कोई क्लेम होगा किसी की तरफ बाकी, तो वो कॉम्प्रोमाइज करने का अधिकार या फिर उसको रिलिंक्विश करने का अधिकार किसी एक पार्टनर के पास नहीं है। कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब होता है सेटलमेंट, और रिलिंक्विश का मतलब होता है छोड़ देना, अपना अधिकार छोड़ देना। तो से फॉर एग्जांपल फर्म को किसी से पैसे लेने थे, तो फर्म का हम उसको दोस्तों क्लेम बोलते हैं कि हमारा क्लेम बाकी है। क्लेम बाकी मतलब आपसे पैसे लेना बाकी है। तो अगर ऐसा कोई क्लेम है तो अकेला कोई भी एक पार्टनर वो क्लेम को रिलिंक्विश नहीं कर सकता है या फिर उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता है। वो मान लो किसी से 1 लाख रुपीज़ लेने हैं, कोई कस्टमर से 1 लाख रुपीज़ लेने हैं, और वो कस्टमर बोलता है कि मैं ये 1 लाख की जगह 40,000 ही दे सकता हूँ। तो अब सारे पार्टनर्स को मिलकर डिसाइड करना होगा कि वो 40,000 लेने को तैयार है क्या। मीन्स आप अमाउंट कम कर रहे हो, इसको बोलते हैं दोस्तों कॉम्प्रोमाइज़ करना। तो ये अकेला पार्टनर डिसाइड नहीं करेगा, वो सारे पार्टनर से पूछ के सब मिलकर डिसाइड करेंगे कि उनको क्या करना है। अकेला पार्टनर खुद होकर डिसीजन नहीं ले सकता ये कि मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया या फिर रिलिंक्विश कर दिया, मीन्स मैंने छोड़ दिए, जाओ नहीं लेता हूँ मैं आपसे 1 लाख रुपए। तो अकेला पार्टनर ऐसा नहीं कर सकता है। तो फर्म का कोई भी क्लेम अगर किसकी तरफ बाकी है तो फिर वो अकेला पार्टनर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, रिलिंक्विश भी नहीं कर सकता है, उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है। क्लियर। फर्म के बिहाफ पे जो भी सूट फाइल हुए हैं या प्रोसीडिंग्स फर्म ने फाइल की थी उसको विड्रॉ नहीं कर सकता है कोई पार्टनर। जैसे से फॉर एग्जांपल फर्म ने किसी के ऊपर केस किया था, फर्म ने किसी के ऊपर केस किया था, अब उस फर्म का जो पार्टनर है मिस्टर एक्स, वो बोलता है कि मैं केस विड्रॉ करता हूँ, जो प्रोसीडिंग्स हमने फाइल की है ना, फर्म ने फाइल किया है ना, वो मैं विड्रॉ करता हूँ। भाई आप कौन होते हो अकेले विड्रॉ करने वाले? क्योंकि जब केस फाइल हुआ था तो सबने मिलकर डिसीजन लिया था कि केस फाइल करना है, अब विड्रॉ भी करना है तो सबको मिलकर करना होगा। तो एक अकेले पार्टनर के पास वो अथॉरिटी नहीं होती है दोस्तों। एक अकेले पार्टनर की बात चल रही है, एक पार्टनर अकेले पार्टनर के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि जो प्रोसीडिंग्स फाइल की गई है या फिर जो सूट फाइल हो गए हैं उसको वो विड्रॉ करे ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। फर्म ने फाइल किया है तो फर्म ही उसको विड्रॉ कर सकती है दोस्तों, ऑन बिहाफ ऑफ फर्म वो अकेला नहीं कर सकता है। क्लियर। उसके बाद में कोई भी पार्टनर फर्म के अगेंस्ट अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है या सूट चल रहा है उसमें लायबिलिटी एडमिट नहीं कर सकता फर्म के अगेंस्ट। दोस्तों यहाँ पे ऊपर 4th वाले पॉइंट में क्या था, फर्म ने किसी और के ऊपर केस किया था, अब मान लो किसी और पार्टी ने, थर्ड पार्टी ने फर्म के ऊपर केस किया है, तो अब कोई एक पार्टनर लायबिलिटी एडमिट नहीं कर सकता है सूट में या फिर प्रोसीडिंग्स में जो फर्म के अगेंस्ट हुए हैं। क्लियर। तो उसके पास वो भी अधिकार नहीं है। तो कोई भी केस फर्म ने किया होगा थर्ड पार्टी के ऊपर वो विड्रॉ नहीं कर सकता है अकेला पार्टनर, और अगर किसी और ने फर्म के ऊपर केस किया होगा तो फिर उस केस में वो पार्टनर कोई भी लायबिलिटी एडमिट भी नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद में फर्म के बिहाफ पे अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करनी होगी जैसे लैंड, बिल्डिंग वगैरह, तो फिर उस केस में भी अकेला पार्टनर डिसीजन नहीं ले सकता, एक्वायर नहीं कर सकता है दोस्तों। सबको मिलके वो डिसीजन लेनी होगी कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदनी है कि नहीं खरीदनी है। समझ में आया। उसके बाद ऐसे ही कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो फर्म की है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता अकेला पार्टनर, क्योंकि वो जॉइंट प्रॉपर्टी है, उस पर सबका अधिकार होता है दोस्तों। तो उसको सबसे पूछ के करना पड़ेगा, वो सबका कंसेंट चाहिए उसके ऊपर। तो अकेला पार्टनर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है फर्म की प्रॉपर्टी इमूवेबल वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, और फर्म के बिहाफ पे कोई भी पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकता है दोस्तों। ये सारे ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो फर्म को ही करने चाहिए, फर्म को करने चाहिए, मीन सारे पार्टनर्स को मिलके करना चाहिए। तो अकेला पार्टनर ऐसा काम नहीं कर सकता है। समझ में आया। हाँ, लेकिन क्या कहा गया है, अगर कोई कस्टम है वो ट्रेड का, जैसे मान लो आप कोई टाइप का बिजनेस कर रहे हो, उसमें ये रेगुलर चलता है, रूटीन है, तो फिर उस केस में ठीक है वो पार्टनर कर सकता है, क्योंकि वो रूटीन है, वो टाइप के ट्रेड में होता ही है वैसा, वो पार्टनर को अधिकार दिए जाते हैं। लेकिन वो ट्रेड में अगर वो नहीं चलता है, वो जो टाइप का बिजनेस कर रहे हो, फर्म जो बिजनेस कर रही है, उस टाइप के बिजनेस में जनरली ये अथॉरिटीज़ नहीं मिलती है। लेकिन एक आधा एक्सेप्शन हो सकता है जिसमें पार्टनर्स को अधिकार दिए गए हो, तो फिर उसमें उसको ये अधिकार मिल जाएगा। नहीं तो अकेला पार्टनर ये सारे काम नहीं कर सकता है फर्म के बिहाफ पे। क्लियर, समझ में आया।
फिर उसके बाद में देखो क्या कहा गया है, सेक्शन 22 पढ़ेंगे, मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड फर्म। अब ऐसी कोई भी एक्ट जो फर्म को बाइंड करेगी, जिससे फर्म बाइंड हो जाएगी, वो करना किस तरीके से है पार्टनर को। वो एक्ट की वजह से फर्म तो बाइंड हो जाएगी, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन वो पार्टनर किस तरीके से करेगा जिसकी वजह से फर्म बाइंड हो जाएगी। इन ऑर्डर टू बाइंड अ फर्म, एन एक्ट और इंस्ट्रूमेंट डन और एग्जीक्यूटेड बाय अ पार्टनर और अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म shall be done or executed in the firm name or in any other manner expressing or implying an intention to bind the firm। तो ऐसी कोई भी एक्ट जिसकी वजह से फर्म बाइंड हो जाएगी, वो कब हो सकती है दोस्तों, अगर वो पार्टनर ने किया होगा, वो एक्ट की होगी, वो एक्ट उस पार्टनर ने की होगी, किसके नाम से की होगी, वो एग्जीक्यूट की है इन द नेम ऑफ द फर्म के नाम से वो ट्रांजैक्शन उसने किया है, या फर्म के नाम से उसने एक्ट किया है, वो तो भी वो फर्म वो एक्ट की वजह से बाइंड मानी जाएगी। अगर कोई एक्टिविटी पार्टनर कर रहा है लेकिन फर्म का नाम से नहीं कर रहा वो, तो उस केस में उस एक्टिविटी की वजह से फर्म बाइंड नहीं होगी। तो से फॉर एग्जांपल एक्स अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कोई डीलिंग कर रहा है थर्ड पार्टी के साथ में वो डीलिंग कर रहा है, तो ये जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये जो उसने डीलिंग की है, ये उसने किसके नाम से की है, अगर इसने फर्म के नाम से की है, तो इसकी ये एक्ट की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए अब फर्म बाइंड हो जाएगी, क्योंकि इसने जो एक्ट किया है वो किसके नाम पे किया है, फर्म के नाम से किया है, तो ही फर्म ये कॉन्ट्रैक्ट से क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी। लेकिन इसने ये काम फर्म के नाम से नहीं किया, खुद के पर्सनल नाम से किया, तो उसमें फर्म थोड़ी ना बाइंड होगी। तो सिंपल बोलने का मतलब ये है, कोई भी एक्ट अगर पार्टनर करेगा, अगर वो फर्म के नाम से करेगा, तो ही उस एक्ट के लिए फर्म बाइंड मानी जाएगी, या वो ऐसे तरीके से कर रहा है जिससे ये इंप्लाई हो, उसका इंटेंशन इंप्लाई हो रहा है कि वो फर्म को बाइंड करना चाहता है, तो उसका इंटेंशन मैटर करता है, वो कौन से इंटेंशन के लिए कर रहा था, वो फर्म को बाइंड करने के लिए कर रहा था क्या। तो अगर ऐसा है तो ही फर्म उससे बाइंड होगी, या तो फर्म के नाम पे होना चाहिए, या तो उसका इंटेंशन था फर्म को बाइंड करने का, तो उस एक्टिविटी के लिए, उस एक्ट के लिए फर्म को बाइंड माना जाएगा। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे आप ये पढ़ोगे ना, ये वही चीज़ें यहाँ पे रिपीट की गई है एनालिसिस पार्ट में, सिर्फ ये जो है ना थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट मैं यहाँ पे फिर से कवर करता हूँ। ये 3 पॉइंट्स देखो क्या कहा गया है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही पार्टनर की एक्ट के लिए फर्म को जिम्मेदार माना जाएगा, फर्म उसकी वजह से बाइंड मानी जाएगी। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, अगर ये सेटिस्फाई हुए तो ही उस पार्टनर की एक्ट के लिए फर्म को बाइंड माना जाएगा। तो ऐसे कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन है, देखो क्या कहा गया है कि जो कोई भी एक्ट कर रहा है पार्टनर, वो किससे रिलेटेड होना चाहिए, यूजुअल बिजनेस ऑफ द फर्म। मीन्स वो जो पार्टनर एक्ट कर रहा है वो एक्ट किससे रिलेटेड है, वो फर्म के यूजुअल बिजनेस से रिलेटेड है। यूजुअल बिजनेस मीन्स फर्म जो ट्रेड करती है, जो काम करती है, जो फर्म का ऑब्जेक्टिव है, वो नॉर्मल जो डीलिंग्स करती है उससे रिलेटेड ही वो एक्ट होनी चाहिए, तो ही फर्म उसके लिए बाइंड मानी जाएगी। दैट इज द एक्ट डन बाय द पार्टनर मस्ट बी विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी एंड रिलेटेड टू द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द फर्म। वो जो उसने एक्टिविटी की है ये फर्म के बिजनेस से, नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, जो फर्म का नॉर्मल बिजनेस है उससे रिलेटेड ये एक्ट होनी चाहिए, और इसके पास ये अथॉरिटी थी ये काम करने की, ये एक्ट करने की ये अथॉरिटी उसको दी गई थी। अगर इसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है और फिर भी उसने एक्ट किया है तो उसकी वजह से फर्म बाइंड नहीं मानी जाएगी दोस्तों। क्लियर, तो ये जो उसने एक्ट किया है वो इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में किया है और उसके पास इसकी अथॉरिटी भी थी, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही उस एक्ट की वजह से फर्म को बाइंड माना जाएगा। सेकंड दोस्तों क्या कहा गया है, द एक्ट इज सच एज इज डन फॉर नॉर्मल कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। वो जो एक्ट की गई है वो किसके लिए की गई है, वो फर्म के नॉर्मल बिजनेस कंडक्ट करने के लिए की गई है। क्लियर, समझ में आया, वो नॉर्मल कंडक्ट है, मीन्स यूजुअल वे ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस, मीन्स वो नॉर्मल तरीका है, वो कोई अनयूजुअल तरीका नहीं है, हमने ऊपर ही देखा यूजुअल वे में करना है। उसके बाद में द एक्ट टू बी डन इन द नेम ऑफ द फर्म और इन एनी अदर मैनर एक्सप्रेसिंग और इम्प्लाइंग एन इंटेंशन टू बाइंड द फर्म। ये भी दोस्तों हमने ऊपर देखा कि वो जो भी एक्ट करेगा, ये उसने जो एक्ट की है ये किसके नाम से करनी चाहिए, उसको फर्म के नेम पे ये एक्ट करनी चाहिए उसको, या तो फिर
उसका जो इंटेंशन था ये एक्ट करने के लिए, एक एक्ट करने के पीछे वो क्या इंटेंशन था कि वो फर्म को बाइंड करना चाहता था। तो सिंपली कहने का मतलब है ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो उस एक्ट के लिए फर्म को बाइंड किया जा सकता है उसकी एक्ट के लिए। क्लियर? क्या क्या देखा दोस्तों हमने? एक तो नॉर्मल बिजनेस होना चाहिए, ये जो एक्ट कर रहा है ये नॉर्मल बिजनेस होना चाहिए फर्म का। दूसरा, इसके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट में हमने देखा ये जो कर रहा है ये नॉर्मल यूजुअल वे में कर रहा है, जैसे करना चाहिए था नॉर्मली बिजनेस कंडक्ट करने। अगर हम बिजनेस कंडक्ट करते हैं तो नॉर्मली ऐसे ही काम किया जाता है, उसने वैसे ही वो एक्टिविटी की है परफॉर्म। और थर्ड पॉइंट में कहा गया है कि ये जो एक्टिविटी उसने की है ये फर्म के नेम पे ही होना चाहिए, या तो फिर इसका जो इंटेंशन था वो फर्म को बाइंड करने का था, उसके लिए उसने एक्ट की है, तो ही फर्म बाइंड मानी जाएगी। तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो ऊपर ही हमने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि दोस्तों देखो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इससे आपको समझ में आएगा कि क्या है। जैसे कि देखो एक फर्म है, मैं आपको एग्जाम्पल समझा देता हूँ। एक फर्म है, वो फर्म किसकी है? सॉलिसिटर्स की है। दोस्तों सॉलिसिटर्स का मतलब होता है एडवोकेट्स की फर्म है जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। तो एडवोकेट्स की फर्म है, इस फर्म में जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब एडवोकेट्स है। तो अब ये जो एडवोकेट्स की फर्म है इसमें एक पार्टनर था एक्स। एक्स ने क्या किया? फर्म के बिहाफ पे, ये फर्म के बिहाफ पे फर्म के नाम से उसने लोन लिया, या फिर मनी बोरो किया, या फिर प्रॉमिसरी नोट एग्जीक्यूट किया इन द नेम ऑफ द फर्म। लेकिन ऐसा करने के लिए इसको कोई भी अथॉरिटी नहीं दी गई थी। इसके पास अथॉरिटी थी क्या? नहीं थी। इसके पास पावर्स थे क्या वो करने के लिए? नहीं थे। अब दोस्तों आप देखो, ये जो आप देखोगे इनका जो पार्टनरशिप बिजनेस था ये किस चीज़ का था? इनकी जो फर्म थी वो एडवोकेट्स की फर्म थी। और जनरली आप देखोगे तो एडवोकेट्स को लोन लेने का काम नहीं पड़ता है। उनको लोन की क्या ज़रूरत है? वो कोई थोड़ी ट्रेड थोड़ी ना कर रहे हैं, वो कोई बिजनेस थोड़ी ना कर रहे हैं, वो तो सर्विस ओरिएंटेड फर्म है ना। तो इनको जनरली देखा जाए तो लोन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर इनका बिजनेस का नेचर देखोगे तो लोन लेना ये इनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है दोस्तों। लोन लेना ये ट्रांजैक्शन जो है, लोन ट्रांजैक्शन, ये इनके लिए अनयूजुअल है दोस्तों। और एक्स ने वो काम किया फर्म के बिहाफ पे, और एक्स के पास अथॉरिटी थी क्या? नहीं। उसने काम तो किया फर्म के नाम से, लेकिन उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी। अब उसने जो लोन लिया है फर्म के नाम से, उसके लिए बाकी के जो पार्टनर्स है वो बाइंड नहीं माने जाएंगे। वही बात कही गई है। एक्स अ पार्टनर इन अ फर्म ऑफ सॉलिसिटर्स, सॉलिसिटर्स की एक फर्म है उसमें पार्टनर है एक्स। उसने क्या किया है? मनी बोरो किया है या फिर प्रॉमिसरी नोट एग्जीक्यूट की है इन द नेम ऑफ द फर्म विदाउट अथॉरिटी। उसके पास अथॉरिटी थी क्या? एक्स के पास नहीं, लेकिन फिर भी उसने लोन लिया फर्म के नाम से। अब क्योंकि वो फर्म किसकी थी? सॉलिसिटर्स की थी, और उनको लोन की जरूरत पड़ती है क्या दोस्तों? मीन्स वो अनयूजुअल ट्रांजेक्शन है। हो भी सकता है कि जरूरत पड़े, लेकिन वो नॉर्मल कंडक्ट ऑफ बिजनेस नहीं है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, अनयूजुअल वे है वो, है ना। तो अदर पार्टनर्स आर नॉट लायबल ऑन द नोट एज इट इज नॉट part of the ordinary business of the solicitor to draw, accept or endorse negotiable instruments. However, it may be usual for one partner of firm of bankers to draw, accept or endorse a bill of exchange on behalf of the firm. अगर इसी जगह पे कोई अगर बैंकिंग की फर्म होती थी जिसमें सारे इनका जो फर्म है, इसका जो नेचर है, इसमें सारे पार्टनर्स क्या करेंगे? बैंकिंग का काम करेंगे। तो बैंकिंग वाली फर्म के लिए लोन लेना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करना, एंडोर्स करना, ये इसके लिए नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, क्योंकि बैंकिंग में ये सारी एक्टिविटीज़ कवर हो ही जाती है। तो इनके लिए वो चीज़ नॉर्मल है, लोन लेना। तो अगर इसका कोई पार्टनर होगा, उसने अगर फर्म के नाम से लोन लिया होगा, तो फिर उसकी वजह से बाकी पार्टनर्स भी बाइंड हो जाएंगे। समझ रहे हो? क्योंकि वो जो लोन लेना है इनके लिए वो आम बात है दोस्तों, इनका बिजनेस का नेचर ही है लोन लेना। तो अगर किसी पार्टनर ने लोन लिया है फर्म के बिहाफ पे, फर्म के नाम से, तो ये यूजुअल वे में माना जाएगा। फिर इस केस में बाकी के जो पार्टनर्स हैं वो भी बाइंड हो जाएंगे। लेकिन एडवोकेट्स की फर्म के लिए लोन लेना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करना, ये उनके लिए रेगुलर ट्रांजैक्शन नहीं है, ये उनका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। उनका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस तो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना है, केस लड़ना है ना। तो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है, लोन एक्स ने लिया है
उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, फिर भी उसने ले लिया, तो यहाँ पे वो उसकी एक्ट की वजह से बाकी पार्टनर्स बाइंड नहीं होंगे। मीन्स अब ये लोन इसको खुद को रीपे करना होगा। समझ में आया? हाँ, लेकिन अगर पार्टनरशिप का नेचर ऐसा है कि वो जनरल कमर्शियल नेचर का आपका बिजनेस है, जनरल कमर्शियल नेचर है, मीन्स आप ट्रेडिंग फर्म हो, आपकी जैसे आप गुड्स खरीदते हो बेचते हो, तो गुड्स खरीदते बेचते हो, तो उस केस में अगर लोन लेना है तो ठीक है, समझ सकते हैं, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में लोन लिया जाता है। उसमें पार्टनर ने अगर लोन लिया है फर्म के नेम से, तो फिर वो बाकी पार्टनर्स भी उसकी वजह से बाइंड हो जाएंगे, क्योंकि फर्म का नेचर ही वैसा था, बिजनेस का नेचर ही वैसा था। समझ में आया? तो अगर जनरल कमर्शियल नेचर का अगर पार्टनरशिप है, तो फिर उस केस में क्या क्या अलाउड है, पार्टनर क्या क्या कर सकता है। वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी मीन्स उसकी जो जॉइंट प्रॉपर्टी है, फर्म की जो प्रॉपर्टी है, हमने कल ही देखा पार्टनरशिप प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, जॉइंट प्रॉपर्टी जो है उसको प्लेज भी कर सकता है, उसको सेल भी कर सकता है। क्लियर? पार्टनरशिप के नाम पे वो गुड्स भी बाय कर सकता है, क्योंकि वो तो उसका डीलिंग होगा, ट्रेडिंग वाली फर्म है, तो गुड्स परचेज करना है, सेल करना है, तो वो अकेला एक पार्टनर अगर कर रहा है फर्म के नाम से तो वो कर सकता है, उसके पास वो अथॉरिटी है। क्लियर? वो लोन ले सकता है, कॉन्ट्रैक्ट डेट्स मीन्स वही लोन उठा सकता है, डेट को पे भी कर सकता है, जो उसने लोन उठाया वो रीपे भी कर सकता है ऑन अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि जनरल नेचर का बिजनेस है ना उनका। तो दोस्तों सिंपली बोलने का मतलब यह है कि जिस तरह का बिजनेस है उस हिसाब से डिसाइड की जाती है कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ये ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं, और वो पार्टनर ने वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में वैसा ट्रांजैक्शन किया होगा जो फर्म के बिजनेस से रिलेटेड है, तो ही उसकी वजह से फर्म बाइंड हो जाएगी, नहीं तो फिर नहीं होगी। क्लियर? फिर आगे क्या बोला है, ही में ड्रॉ, मेक साइन, एंडोर्स, ट्रांसफर, नेगोशिएट। मीन्स कहने का मतलब वो सारे काम कर सकता है, क्योंकि उनका जो बिजनेस का नेचर है वो क्या है, जनरल कमर्शियल नेचर का बिजनेस है दोस्तों। क्लियर? समझ में आया? हाँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या कहा गया है कि अगर किसी भी पार्टनर्स की जो इम्प्लाइड अथॉरिटी है, इम्प्लाइड अथॉरिटी मीन्स जिस एक्ट की वजह से वो फर्म को बाइंड कर देगा, वो सारी एक्ट को क्या कहा जाएगा, इम्प्लाइड अथॉरिटी। जिसको लॉ ने उसको ये परमिशन दी है, लॉ ने उसको ये अथॉरिटी दी है, तो उसको कहते हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी। तो पार्टनर की ऐसी कोई भी इम्प्लाइड अथॉरिटी है, अगर उसको एक्सटेंड करना है या फिर रिस्ट्रिक्ट करना है तो कैसे करना। जैसे मान लो अब हमको कोई एक अथॉरिटी रिस्ट्रिक्ट करनी है कि वैसे तो लॉ ने परमिशन दिया है, लेकिन हम इस पार्टनर को नहीं देना चाहते, कोई भी पार्टनर को हम ये वाली इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं देना चाहते, तो रिस्ट्रिक्ट करना है हमको। तो वो रिस्ट्रिक्शन कैसे किया जाएगा, सिंपली बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। आपस में उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि वैसे तो एक्ट जो है, वैसे तो लॉ जो हमको है ये इम्प्लाइड अथॉरिटी देता है, लेकिन हम ये एक्ट या फिर ये इम्प्लाइड अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, कोई भी पार्टनर ये एक्ट या फिर ये इम्प्लाइड अथॉरिटी का एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। तो अगर उनको कोई भी रिस्ट्रिक्शंस लाने हैं या फिर वो इम्प्लाइड अथॉरिटी को एक्सटेंड करना है, तो फिर वो कैसे कर सकते हैं, बाय कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों एक बात ध्यान में रखना, उनको जो कुछ भी करना है ना आपस में डिसाइड, वो बाय कॉन्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करके रखा है तो लॉ कहता है हमारे हिसाब से ये इम्प्लाइड अथॉरिटी है, ये हमारे हिसाब से इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है। क्लियर? तो लॉ तो तब पिक्चर में आएगा, ये जो पार्टनरशिप एक्ट है ये तब पिक्चर में आएगी जब उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रखा होगा। अगर उन्होंने आपस में कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो फिर उस केस में लॉ बोलता है हम थोड़ी इंटरफेयर करेंगे। जब मियाँ बीवी आपस में राजी है तो क्या करेगा काजी, तो हम तो काजी है, ये पार्टनरशिप एक्ट क्या है, ये काजी है। क्लियर? आपस में जो पार्टनर्स है वो मियाँ बीवी है, वो आपस में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फिर वो सारी प्रोविजंस वो उन्होंने जो डिसाइड किया होगा वो उनके ऊपर अप्लीकेबल होगी, क्योंकि उन्होंने खुद ने बैठ के डिसाइड किया है। हम कौन होते हैं, इंटरफेयर करने वाले। लेकिन अगर उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रखा है तो फिर उस केस में डिस्प्यूट को सेटल करना होगा ना, फिर हमको डिसाइड करना होगा उस केस में, फिर लॉ आ जाता है पिक्चर में कि हमारी ये प्रोविजन से ही आपको अप्लीकेबल हो जाएगी। क्लियर? तो वैसे लॉ ने बोला ये इम्प्लाइड अथॉरिटीज पार्टनर को मिलती है, लेकिन अब अगर कोई इम्प्लाइड अथॉरिटी को एक्सटेंड करना है या फिर रिस्ट्रिक्ट करना है तो आपस में बैठ के आप डिसाइड कर लो, आप रिस्ट्रिक्ट कर दो। क्लियर? समझ में आया? फिर एनी एक्ट डन बाय अ पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म विच फॉल्स विद इन हिज इम्प्लाइड अथॉरिटी बाइंड्स द फर्म। तो वही उसने कहा है कि ऐसी कोई भी एक्ट पार्टनर करेगा ऑन बिहाफ ऑफ फर्म जो उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी में आता है, मीन्स उसके पास उसकी अथॉरिटी है, उसने वही एक्ट किया है जो उसकी अथॉरिटी है, जो उसके पास उसकी अथॉरिटी है। क्लियर? समझ रहे हो? उस एक्ट की वजह से क्या हो जाएगी, फर्म जो है वो बाइंड हो जाएगी।
अनलेस द पर्सन विथ whom he is dealing knows of the restriction or does not know or believe that partner to be a partner। हाँ, यहाँ पे अनलेस का मतलब ये दोस्तों कंडीशंस अप्लाई हो गई। अब ये बोलने का मतलब क्या है कि इस केसेस में फर्म बाइंड नहीं मानी जाएगी दोस्तों। इस केस में अगर ऐसा हुआ तो फर्म बाइंड नहीं मानी जाएगी। तो कब कब फर्म बाइंड नहीं मानी जाएगी? वैसे जनरल रूल क्या है? वैसे जनरल रूल जो है, पार्टनर के पास इम्प्लाइड ऑथोरिटी है और उसने वही एक्ट परफॉर्म किया है ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, तो फर्म बाइंड हो जाएगी उस एक्ट के लिए। लेकिन ये नॉर्मली होगा। इन दो केसेस में उसने कोई एक्ट परफॉर्म की होगी पार्टनर ने, उसकी वजह से फर्म बाइंड नहीं होगी। तो ऐसे कौन से दो कंडीशंस है, ऐसे कौन से दो सिचुएशंस है जिसमें फर्म बाइंड नहीं होगी? तो पहला तो ये है कि थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पार्टी जो डील कर रही है वो पार्टनर के साथ, हमने पार्टनर के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं कि पार्टनर वो काम नहीं कर सकता और उसको वो रिस्ट्रिक्शंस के बारे में पता है। जैसे से फॉर एग्जांपल एक्स, वाई और जेड, ये तीनों की मिला के एक पार्टनरशिप फर्म है। अब वैसे तो इम्प्लाइड ऑथोरिटी एक्स के पास है, सभी पार्टनर्स के पास है, लेकिन इन तीनों ने मिलकर आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि एक एक्ट ये हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि कोई भी पार्टनर नहीं कर सकता। मीन्स इम्प्लाइड ऑथोरिटी नहीं है उनके पास में, किसी भी पार्टनर के पास में ये एक्ट करने के लिए ऑथोरिटी नहीं है। अब मान लो एक्स ने वही एक्ट किया थर्ड पार्टी के साथ में, तो थर्ड पार्टी को तो जनरल रूल्स पता होंगे ना। थर्ड पार्टी को ये कैसे पता चलेगा इनके बीच में आपस में क्या तय हुआ है? थर्ड पार्टी तो ये सोचेगी कि यार ये तो इम्प्लाइड ऑथोरिटी होती है हर एक पार्टनर की। तो अगर एक्स मुझसे आके ये ट्रांजैक्शन कर रहा है, ये एक्ट कर रहा है फर्म के बिहाफ पे, तो ये उसकी इम्प्लाइड ऑथोरिटी है। इसको थोड़ी ना पता चलेगा आपने आपस में बैठ के क्या डिसाइड किया है। क्लियर? आपने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे आपस में एक दूसरे के ऊपर, इसको कैसे पता चलेगा थर्ड पार्टी को? ये तो बाहर की पार्टी है ना। तो ये तो जनरली समझ रहा था कि इम्प्लाइड ऑथोरिटी है, एक्स के पास ये पावर है, एक्स ये कर सकता है। जैसे से फॉर एग्जांपल ये ट्रेडिंग फर्म थी, ये कौन सी है? ये ट्रेडिंग फर्म है, गुड्स में डील करती है, गुड्स खरीदती है और बेचती है, और इनको लोन चाहिए था, फर्म को लोन चाहिए था। तो एक्स ने क्या किया? फर्म के बिहाफ पे थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट किया, लोन ले लिया। अब थर्ड पार्टी क्या सोचेगी कि यार ये तो ट्रेडिंग फर्म है, और ट्रेडिंग फर्म के कोई भी पार्टनर की इम्प्लाइड ऑथोरिटी होती है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि कोई भी पार्टनर लोन ले सकता है ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, तो ये ट्रेडिंग वाली फर्म को अलाउड है, उनका नेचर ऑफ बिजनेस उनको कहता है कि आप ले सकते हो। तो थर्ड पार्टी तो ये सोचेगी ना कि ये इम्प्लाइड ऑथोरिटी है एक्स के पास में, वो तो लोन दे देगी ना। लेकिन इन्होंने आपस में डिसाइड किया था कि जब भी लोन लेना पड़े कोई एक पार्टनर लोन नहीं लेगा। वैसे तो इम्प्लाइड ऑथोरिटी है, पार्टनर लोन ले सकता है, लेकिन इन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया था कि जब कभी भी लोन लेना पड़े तो कोई पार्टनर अकेला लोन नहीं ले सकता है फर्म के बिहाफ पे। ये रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने आपस में लगाए थे। ये थर्ड पार्टी को पता होगा क्या? आप ही सोचो, इसको कैसे पता चलेगा? इसको थोड़ी ना पता चलेगा। ये तो ये सोचेगा ना कि फर्म कौन सी है, ट्रेडिंग वाली है, और ट्रेडिंग वाली फर्म के लिए लोन लेना ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो एक्स जो कर रहा है ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कंडक्ट कर रहा है ये एक्टिविटी, और फर्म के नाम से कर रहा है। तो एक्स की एक्टिविटी की वजह से फर्म तो बाइंड होनी चाहिए। लेकिन इसको क्या पता आपने अकेले में मिलके आपस में क्या डिसाइड किया है? आप पार्टनर्स ने मिलके आपस में क्या डिसाइड किया है, कौन से रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, इसको कैसे पता चलेगा? इसको पता होना पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? समझ रहे हो? तो इस केस में अगर एक्स ने लोन लिया होगा तो उसकी वजह से पूरी फर्म बाइंड मानी जाएगी। अगर कल चल के पैसे नहीं मिले तो ये थर्ड पार्टी फर्म के ऊपर केस कर सकती है, फर्म उसके लिए बाइंड हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो कि ये रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने जो आपस में लगा रखी है ये थर्ड पार्टी को पता थे, ये इसको पता था। मीन्स जब एक्स उससे लोन लेने आया फर्म के बिहाफ पे कि भाई हमको लोन चाहिए, इसको पता था, थर्ड पार्टी को पता था कि एक्स के पास ये अथॉरिटी नहीं है। वैसे तो इम्प्लाइड अथॉरिटी है, लेकिन आपस में पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन रखा है, और इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि कोई भी पार्टनर लोन नहीं ले सकता फर्म के बिहाफ पे। मीन्स उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है, रिस्ट्रिक्ट करके रखा है उसको फर्म ने। तो अब मुझे एक बात बताओ, थर्ड पार्टी को ऑलरेडी पता है,
और फिर भी अगर इसने लोन दिया तो अब इसमें क्या फर्म बाइंड मानी जाएगी? नहीं। क्या बाकी के पार्टनर्स बाइंड हो जाएंगे इस एक्टिविटी की वजह से? एक्स की इस एक्ट की वजह से बाकी के पार्टनर्स बाइंड होंगे क्या? नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी को ऑलरेडी पता है कि इन्होंने आपस में ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। समझ में आया? तो अगर ये पार्टनर एक्ट कर रहा है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहा है, इसके पास इंप्लॉयड अथॉरिटी भी है, और थर्ड पार्टी को इन्होंने आपस में रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं वो इंप्लॉयड अथॉरिटी के ऊपर, और थर्ड पार्टी को इसकी जानकारी नहीं है कि ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगा रखे हैं, और उसने कोई एक्टिविटी कर दी पार्टनर के साथ में, तो पार्टनर की इस एक्ट की वजह से सारी फर्म बाइंड मानी जाएगी दोस्तों। हाँ, लेकिन अगर इस रिस्ट्रिक्शंस की जानकारी ये थर्ड पार्टी के पास में थी तो उस केस में वो फर्म बाइंड नहीं होगी। क्लियर? तो ये था पहला पॉइंट, जब थर्ड पार्टी को रिस्ट्रिक्शंस के बारे में पता है, ये जो उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं ना, ये थर्ड पार्टी को ऑलरेडी पता है, तो उस केस में फर्म बाइंड होगी क्या? नहीं। तो ये फर्स्ट केस है जिसमें फर्म बाइंड नहीं होती है। दोस्तों सेकंड केस, जब ये थर्ड पार्टी डील कर रही थी एक्स के साथ में, तो ये थर्ड पार्टी को पता ही नहीं था कि एक्स ये फर्म का पार्टनर है। एक्स ने लोन लिया, एक्स ने लोन के लिए बोला था थर्ड पार्टी को ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, लेकिन उसने बताया ही नहीं कि मुझे फर्म के लिए चाहिए, और इस थर्ड पार्टी को भी नहीं पता था कि वो फर्म के लिए लोन ले रहा है या वो यहाँ का पार्टनर भी है। वो जानता ही नहीं था कि एक्स कोई फर्म में पार्टनर है, उसने तो एक्स को देख के लोन दिया। तो अब मुझे एक बात बताओ, इस एक्स की एक्ट की वजह से क्या फर्म बाइंड मानी जाएगी? नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी को डील करते वक्त यही नहीं पता था कि वो इस फर्म में पार्टनर है। क्लियर? तो थर्ड पार्टी को ये जानकारी थी नहीं है, ये जानकारी उसको थी ही नहीं कि वो पार्टनर है। तो अब वो थर्ड पार्टी के ऊपर, थर्ड पार्टी जो है वो फर्म के ऊपर केस करेगी क्या? नहीं, वो तो एक्स के ऊपर ही केस करेगी। तो क्या एक्स की इस एक्ट की वजह से वाई और जेड भी बाइंड हो जाएंगे क्या? पूरी फर्म बाइंड हो जाएगी क्या? नहीं। समझ रहे हो? ऐसे दो केसेस है। पहला केस क्या है कि इन्होंने आपस में रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं इंप्लॉयड अथॉरिटी के ऊपर, और इसकी जानकारी थर्ड पार्टी को है, जानकारी है उसको रिस्ट्रिक्शंस के बारे में, फिर भी वो ट्रांजैक्शन वो कर रहा है, तो अब उस केस में फर्म बाइंड नहीं होगी। क्लियर? जहां पे थर्ड पार्टी को रिस्ट्रिक्शंस के बारे में जानकारी होती है। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस कहता है जब थर्ड पार्टी एक्स के साथ डील कर रही थी, ट्रांजैक्शन कर रही थी, तो ये थर्ड पार्टी को पता ही नहीं था कि वो ये फर्म में पार्टनर है, तो क्या उसकी एक्ट की वजह से पूरी फर्म बाइंड मानी जाएगी? नहीं दोस्तों। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? क्योंकि इसका इंटेंशन क्या था, ये क्या सोच रहा था? ये तो यही सोच रहा था ना कि मैं एक्स को लोन दे रहा हूं, इसको तो पता ही नहीं कि एक्स पार्टनर भी है कोई फर्म में। तो ये कल चल के ऐसा बोलेगा कि मैं फर्म के ऊपर केस करूंगा, ये कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि फर्म उसके लिए बाइंड नहीं मानी जाएगी। ये इसको लोन देते वक्त पता ही नहीं था कि ये पार्टनर भी है एक्स। क्लियर? आई होप मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, है ना? आप समझ रहे हो? तो यहाँ पे वही कहा है कि द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर मे बी एक्सटेंडेड और रिस्ट्रिक्टेड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स। आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके वो अपनी जो इम्प्लाइड अथॉरिटी है उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। और ये जो कंडीशंस है, ये कंडीशंस, ये फॉलोइंग कंडीशंस में, ये दो कंडीशंस में थर्ड पार्टी के अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शंस जो इम्पोज की गए हैं पार्टनर्स के ऊपर, आपस में उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस जो उन्होंने एक दूसरे के ऊपर लगा रखे हैं, ये तभी इफेक्टिव माने जाएंगे ये फॉलोइंग केसेस में। क्लियर? कब इफेक्टिव माने जाएंगे? देखो क्या बोला है, थर्ड पार्टी नोज अबाउट द रिस्ट्रिक्शंस। मीन्स थर्ड पार्टी को ऑलरेडी पता था रिस्ट्रिक्शंस के बारे में, अब थर्ड पार्टी फिर भी ट्रांजैक्शन कर रही है, तो क्या उसके लिए फर्म को बाइंड माना जाएगा? नहीं। क्लियर? और सेकंड केस, थर्ड पार्टी डज नॉट नो दैट ही इज डीलिंग विथ अ पार्टनर इन अ फर्म। जब वो एक्स के साथ डील कर रही थी तो थर्ड पार्टी को पता ही नहीं था कि एक्स इधर का पार्टनर है, ये फर्म में पार्टनर भी है। तो क्या एक्स की एक्ट की वजह से फर्म बाइंड हो जाएगी? नहीं दोस्तों। कल चल के अगर एक्स ने पैसे वापस नहीं किए तो थर्ड पार्टी एक्स के ऊपर ही केस करेगी, वो फर्म के ऊपर केस नहीं करेगी। क्लियर? उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल में मैं पढ़ूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आता है दोस्तों। ए अ पार्टनर बोरोज फ्रॉम बी। ए ने बोरो किया ₹1000 इन द नेम ऑफ द फर्म। फर्म के नाम से उसने बोरो किया। किससे? बी से बोरो किया दोस्तों।
ए ने 1000 रुपीज बोरो किए बी से इन द नेम ऑफ द फर्म, तो देखो फर्म के नाम पे ट्रांजेक्शन हुआ, बट इन एक्सेस ऑफ हिज ऑथोरिटी ए ने बी से लोन लिया, किसके नाम पे लिया? इन द नेम ऑफ द फर्म, फर्म के नेम पे लिया। कितने रुपए का? 1000 रुपए का। लेकिन क्या ये एक्ट की परमिशन थी, ये एक्ट करने का पावर ए के पास था? नहीं था। इन एक्सेस ऑफ हिज ऑथोरिटी का मतलब क्या? ए के पास ये लोन लेने का अधिकार नहीं था, ये पावर उसके पास नहीं था। तो जनरली तो हर एक पार्टनर के पास होता है। एंड यूटिलाइजेस द सेम इन पेइंग ऑफ द डेट्स ऑफ द फर्म, और इसने जो 1000 रुपीज लोन लिया फर्म के नाम से, ये ए ने क्या किया? फर्म की जो डेट थी वो रीपे कर दिया उसने। क्लियर? हियर द फैक्ट दैट द फर्म हैज कॉन्ट्रैक्टेड डेट सजेस्ट दैट इट इज अ ट्रेडिंग फर्म। ये जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, इससे क्या पता चलता है कि ये ट्रेडिंग फर्म है। और जनरली ट्रेडिंग फर्म में क्या होता है, ये हर एक पार्टनर लोन ले सकता है, ये इम्प्लाइड ऑथोरिटी है, क्योंकि ट्रेडिंग फर्म है। ट्रेडिंग फर्म के लिए लोन लेना ये नॉर्मली होता ही है, नॉर्मल बिजनेस है ये उनका लोन लेना। क्लियर? तो ये इम्प्लाइड ऑथोरिटी है टू बोरो मनी ए के पास। तो देखा जाए तो ए के पास ऑथोरिटी होनी चाहिए। अगर आप ये ट्रांजेक्शन देखोगे तो क्या लगेगा कि ये ट्रेडिंग फर्म है, और ट्रेडिंग फर्म में हर एक पार्टनर की इम्प्लाइड ऑथोरिटी होती है कि वो लोन ले सकता है फर्म के नाम पे। लेकिन क्या इसको ऑथोरिटी दी गई थी? नहीं, इसकी ऑथोरिटी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। आपस में हो गए इसके पार्टनर्स, ए मान लो ए सी डी तीनों मिलके पार्टनर्स थे, तो इन्होंने आपस में रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे कि कोई भी लोन लेना होगा तो नहीं ले सकता है अकेला पार्टनर फर्म के नाम से। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है ये बी को पता ही नहीं था। दिस इम्प्लाइड ऑथोरिटी may be restricted by an agreement between him and other partners. Now if B, the lender, is unaware of this restriction, B जो है ना जिसने पैसे दिए, इसको इस बात की जानकारी नहीं थी कि A के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। A के पास इम्प्लाइड ऑथोरिटी है ही नहीं। क्लियर? द फर्म विल बी लायबल टू रीपे द मनी टू बी। अब इस केस में क्योंकि बी के पास जानकारी नहीं थी, उसके पास कैसे जानकारी होगी? ये तो इन्होंने आपस में बैठ के डिसाइड किया है ना। लॉ तो बोलता है कि इम्प्लाइड ऑथोरिटी होती है। अब इन्होंने आपस में बैठ के डिसाइड किया, कॉन्ट्रैक्ट किया है कि ए के पास हम वो पावर नहीं देते हैं, तो ए का उन्होंने इम्प्लाइड ऑथोरिटी रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ये बाहर वाले को कैसे पता चलेगा? बाहर वाला तो जनरल लॉ पढ़ के वो डिसाइड करेगा ना। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आपने किया, उसको कैसे पता चलेगा कि आपने उसके पावर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है? तो यहाँ पे बी के पास जानकारी नहीं थी कि ए के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। तो इस केस में यहाँ पे जो मनी रीपे करना होगा, अब ये पूरी फर्म रीपे करेगी। मीन्स उसकी वजह से ये ए की एक्ट की वजह से पूरी फर्म बाइंड मानी जाएगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी बीज अवेयरनेस, अब सेकंड केस, अगर बी को पता है कि ऐसे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस ए के ऊपर लगाए गए हैं, एज टू दिस रिस्ट्रिक्शन विल एब्सॉल्व द फर्म ऑफ इट्स लायबिलिटी टू रिपे द अमाउंट टू बी। अब मान लो अगर बी को जानकारी है कि ए के ऊपर ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, ए लोन नहीं ले सकता है, वैसे तो उसकी इम्प्लाइड ऑथोरिटी है, लेकिन बाकी पार्टनर्स ने उसकी ये ऑथोरिटी छीन रखी है, रिस्ट्रिक्ट करके रखा है। ए जो पैसे मांगने आया है, बी के पास ये जानकारी है। क्लियर? और फिर भी बी उसको पैसे दे रहा है, तो क्या अब इस ए की इस एक्ट की वजह से फर्म को बाइंड माना जाएगा? नहीं माना जाएगा दोस्तों। क्लियर? क्योंकि बी के पास ऑलरेडी जानकारी थी कि ऐसे रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर लगाए गए हैं। समझ में आया? हाँ। और ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाने होते हैं, कोई भी आपको अगर एक्सटेंशन करना है या फिर रिस्ट्रिक्ट करना है इम्प्लाइड ऑथोरिटी को, तो ये विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स होना चाहिए, सारे पार्टनर्स का उसमें कंसेंट होना चाहिए। तो दोस्तों कल हमने देखा था अगर बिजनेस का नेचर चेंज करना होगा तो सभी पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए। अब हमने दूसरा केस देखा कि अगर कोई भी इम्प्लाइड ऑथोरिटी आपको एक्सटेंड करनी है किसी पार्टनर की या रिस्ट्रिक्ट करनी है, तो उस केस में भी सभी पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए। क्लियर? बाकी कोई भी नॉर्मल रूटीन होगा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होगा, तो उसमें मेजोरिटी से डिसाइड किया जाएगा। लेकिन अगर इम्प्लाइड ऑथोरिटी को अगर आपको वो करना है रिस्ट्रिक्ट या एक्सटेंड, तो उस केस में सभी पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए। अब देखो दोस्तों फोर्थ पॉइंट में क्या कहा गया है, पार्टनर्स ऑथोरिटी इन एन इमरजेंसी। इमरजेंसी में पार्टनर की ऑथोरिटी क्या है? पार्टनर के पास कौन कौन सी ऑथोरिटी है?
अ पार्टनर हैज अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी टू डू ऑल सच एक्ट्स, वो कुछ भी कर सकता है, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम लॉस एज वुड बी डन बाय अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस in his own case, acting under similar circumstances, and such acts bind the firm. दोस्तों समझो, अगर कोई ऐसा सिचुएशन अराइज हुआ, कोई ऐसी इमरजेंसी अराइज हुई कि फर्म को नुकसान होने वाला है, और फर्म को नुकसान से बचाने के लिए पार्टनर ने कोई ऐसा काम किया, अगर ये सिचुएशन, सेम सिचुएशन उसके ऊपर आती थी, पार्टनर के ऊपर, तो वो खुद के केस में भी ऐसा ही बिहेव करता था जैसा उसने अभी बिहेव किया है फर्म को बचाने के लिए, लॉस से बचाने के लिए जैसा उसने बिहेव किया है ना। अगर ये सेम सिचुएशन पार्टनर के ऊपर आती थी तो पार्टनर उसमें, या फिर कोई भी इंसान के ऊपर आती थी, तो वो नॉर्मल इंसान अपने केस में ऐसा ही बिहेव करता था जैसा इस पार्टनर ने फर्म का लॉस बचाने के लिए बिहेव किया है। तो इस केस में उस पार्टनर ने जो कुछ भी किया होगा उसकी वजह से वो सारी एक्ट के लिए फर्म को बाइंड माना जाएगा। क्लियर? से फॉर एग्जांपल एक्स, वाई और जेड तीनों मिलके पार्टनर्स है एक फर्म में, अब कोई एक फर्म ने लोन लेके रखा था, अब वो फर्म जो है लोन रीपे नहीं कर पा रही थी। अब जिसने लोन दिया था उसने क्या कहा कि ये लोन का रीपेमेंट अभी करो, मुझे पैसे अभी चाहिए। अब फर्म जो है लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रही है। अब वो थर्ड पार्टी जो है जिसने लोन दिया था वो बोल रही है मैं आपके ऊपर केस कर दूंगी, आपने अभी पैसे नहीं दिए तो मुझे अभी पैसे चाहिए। तो अब एक्स ने बोला कि मेरे पास पैसे पड़े हैं, मैं एक काम करता हूँ, फर्म को ये केस नहीं होना चाहिए, फर्म को इस लॉस से बचाने के लिए ये लोन का रीपेमेंट मैं कर देता हूँ, ये पैसे मैं देता हूँ। किसके बिहाफ पे? फर्म के बिहाफ पे। अब मुझे एक बात बताओ, एक्स ने जो पैसे दिए अपने घर से लाकर दिए, तो क्या इसकी एक्ट की वजह से फर्म को बाइंड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? फर्म को बाइंड मानने का मतलब है क्या फर्म ये जो पैसे एक्स ने दिए हैं, क्या फर्म इसको वापस करेगी? बिल्कुल वापस करेगी, करना ही पड़ेगा फर्म को। तो एक्स की इस एक्ट की वजह से फर्म बाइंड हो जाएगी, क्योंकि इसने वही काम किया है जो एक नॉर्मल इंसान को करना चाहिए था। अगर एक्स के ऊपर ऐसी परिस्थिति आती या जेड के ऊपर भी ऐसी परिस्थिति आती तो वो भी यही करता जो अभी उसने एक्स ने किया है। और ऐसा उसने क्यों किया है? क्योंकि ये फर्म को लॉस से बचाना चाहता है। समझ में आया? तो अगर कोई पार्टनर ऐसी एक्ट कर रहा है इमरजेंसी में फर्म का लॉस बचाने के लिए, जो अगर ऐसी सिचुएशन किसी भी पर्सन के ऊपर आती है तो वो वही बिहेव करेगा जैसा ये बिहेव कर रहा है, जैसी एक्ट इसने की है नॉर्मल इंसान वैसी ही एक्ट करेगा, तो उस पार्टनर की इस एक्ट के लिए फर्म बाइंड मानी जाएगी। मीन्स अब फर्म जो पैसे एक्स ने भरे हैं अब फर्म उसको पे करेगी, मीन्स सारे पार्टनर्स मिलके उसको पे करेंगे। समझ में आया दोस्तों? ये होता है फर्म को बाइंड करने का मतलब। अब दोस्तों देखते हैं, छोटे छोटे पॉइंट हमारे रह गए, फास्ट मैं इसको कंप्लीट करूँगा क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन था वो वाला पार्ट मेरा कवर हो गया है। इफेक्ट ऑफ एडमिशंस बाय पार्टनर। दोस्तों यहाँ पे एडमिशन का मतलब क्या होता है? एडमिट करना। एडमिट करना मीन्स एक्सेप्ट करना। तो एडमिशंस का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट करना या फिर एडमिट करना। मीन्स आप कोई चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हो। तो अगर कोई पार्टनर कोई भी चीज़ एक्सेप्ट कर रहा है, एडमिट कर रहा है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा हमको वो देखना है। एन एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन मेड बाय अ पार्टनर। अगर किसी भी पार्टनर ने कोई भी एडमिशन दिया होगा या कोई भी रिप्रेजेंटेशन दिया होगा, मीन्स रिप्रेजेंटेशन का बोलने का मतलब है कोई उसने बात बोली है। कोई भी पार्टनर ने अगर कोई भी बात बोली होगी या कोई भी एडमिशन किया होगा कंसर्निंग द अफेयर्स ऑफ द फर्म इज एविडेंस अगेंस्ट द फर्म इफ इट इज मेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो अगर कोई भी पार्टनर ने कोई भी रिप्रेजेंटेशन दिया है या फिर एडमिशन उसने एडमिट किया है
रिलेटेड टू वो जो एडमिशन दिया है उसने किया है, या फिर जो भी रिप्रेजेंटेशन उसने दिया है वो किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द फर्म, और उसने जो रिप्रेजेंटेशन दिया है उसी रिप्रेजेंटेशन को फर्म के अगेंस्ट एविडेंस माना जाएगा। लेकिन उसने जो ये रिप्रेजेंटेशन दिया है या एडमिशन किया है, ये क्यों किया है, किस तरह से किया है, मेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। दोस्तों ये मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखो जैसे से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या बोला गया है, एक्स और वाई दो पार्टनर्स है, इन दोनों का एक स्पेयर पार्ट का बिजनेस है, दोनों की पार्टनरशिप फर्म है, और ये क्या करते हैं, ये स्पेयर पार्ट्स बेचते हैं मोटरसाइकिल की, टू व्हीलर्स की। अब दोस्तों इनके पास एक कस्टमर आया जेड नाम का, तब शॉप पे कौन बैठा था, एक्स बैठा था। तब शॉप पे कौन बैठा था, एक्स बैठा था, वाई घर पे गया था। क्लियर। अब जेड के पास एक बाइक थी, बाइक का नाम यहाँ पे दिया गया है यामाहा। उसकी बाइक खराब हो गई तो वो पार्ट खरीदने आया था यामाहा के लिए। तो एक्स ने उसको क्या कहा, शॉप पे एक्स बैठा था ना, तो एक्स ने क्या कहा कि ये पार्ट आप लेके जाओ और ये पार्ट आपकी मोटरसाइकिल के लिए सूटेबल है, अच्छा है, आपकी मोटरसाइकिल में ये फिट हो जाएगा। वाई को ये ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी थी क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्लियर। और जब जेड वो पार्ट लेके गया घर पे और उसने बाइक में फिट करके देखा तो वो फिट ही नहीं हुआ, वो अनसूटेबल था, और उसकी वजह से उसकी बाइक क्या हो गई, डैमेज हो गई, या वो पार्ट क्या हो गया, डैमेज हो गया। वो जो उसने नया पार्ट लाया था अब वो डैमेज हो गया। अब क्योंकि वो पार्ट डैमेज हो गया, जेड ये पार्ट वापस लेकर गया शॉप पर जहां से उसने खरीदा था, और तब शॉप पे कौन बैठा था, वाई बैठा था। वाई ने बोला मुझे पता ही नहीं, मैं नहीं भर के दूंगा। फिर तभी एक्स उधर से आया, एक्स ने बोला हाँ मैंने ये दिया था। वाई बोलता है जेड को कि आपने एक्स से खरीदा ना, मैं उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं हूं, एक्स उसके लिए जिम्मेदार है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो स्पेयर पार्ट जेड उसके पास वापस लेके जा रहा है, क्या वो फर्म को बाइंड नहीं करेगा, पूरी फर्म को? क्योंकि यहाँ पे एक्स ने रिप्रेजेंटेशन दिया था, जब उसने पार्ट दिया था ना तभी उसने कहा था कि ये जो पार्ट है ये सूटेबल है, आपके बाइक में आ जाएगा, क्योंकि जेड ने उसको अपनी रिक्वायरमेंट तभी बता दी थी। तो एक्स ने ऐसा रिप्रेजेंटेशन किया, इसके रिप्रेजेंटेशन की वजह से नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, स्पेयर पार्ट बेचना उनका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, उसमें उसने रिप्रेजेंटेशन किया है। क्लियर, उसने कुछ बोला है। अब एक्स के इस रिप्रेजेंटेशन की वजह से पूरी फर्म बाइंड मानी जाएगी, मीन्स इन दोनों को लॉस उठाना पड़ेगा, वो जो स्पेयर पार्ट डैमेज हो गया ना वो दोनों को उठाना पड़ेगा। तो एक्स एंड वाई बोथ आर रिस्पॉन्सिबल टू जेड फॉर हिज लॉस। जेड को जो कुछ भी लॉस हुआ, वो पार्ट डैमेज हो गया ना, वो एक्स और वाई दोनों को भर के देना होगा। भले एक्स ने अकेले ने रिप्रेजेंटेशन दिया था, लेकिन उसके इस रिप्रेजेंटेशन की वजह से पूरी फर्म बाइंड मानी जाएगी। क्लियर, दोनों के ऊपर वो लॉस बेयर करना होगा। उसके बाद दोस्तों देखते हैं इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर। एक तो देखो वर्ड क्या यूज किया, एक्टिंग पार्टनर, और नोटिस का मतलब क्या होता है दोस्तों, जानकारी देना। जैसे से फॉर एग्जांपल एक्स वाई और जेड तीनों पार्टनर्स है आपस में, एक फर्म में पार्टनर्स है तीनों, और इधर से मैं आया, ये मैं आ रहा हूं, मुझे कुछ इस फर्म को जानकारी देनी है या मुझे इस फर्म को कुछ बताना है, तो इस फर्म को बताना है। अब यहाँ पे मैं जा ही रहा था कि रास्ते में ही मुझे एक्स मिल गया, मुझे यहीं पर ही एक्स मिल गया, तो जो बात मुझे फर्म को जाके बतानी चाहिए थी मैंने वो बात एक्स को बता दी। और ये जो है ये पार्टनर है एक्स, मुझे ऑलरेडी पता है कि एक्स जो है ना इस फर्म में पार्टनर है, तो एक काम करता हूँ, जो बात मुझे उधर जाके बोलनी है, अब क्यों जाओ, अब तो एक्स ही मुझे मिल गया रास्ते में, अब मैं वो बात एक्स को ही बता देता हूँ क्योंकि एक्स उधर का पार्टनर ही है। तो जो बात मैंने एक्स को बताई है इसका इफेक्ट क्या होगा, वही दोस्तों यहाँ पे कहा गया है। इसका इफेक्ट क्या होगा, अगर आप किसी एक्टिंग पार्टनर को जानकारी दे रहे हो तो उसका इफेक्ट ऐसा माना जाता है कि वो जानकारी सारी फर्म को मिल गई, मीन्स बाकी के पार्टनर्स को भी वो जानकारी मिल गई, ऐसा माना जाता है। क्लियर। तो अगर आप कोई भी नोटिस या कोई भी जानकारी अगर आप किसी एक्टिंग पार्टनर को दे रहे हो तो ऐसा माना जाता है
कि एक्टिंग पार्टनर को जानकारी मिल गई मीन्स बाकी के पार्टनर्स को भी जानकारी मिल गई, मीन्स पूरी फर्म को जानकारी मिल गई। एक्स को पता चल गई ना बात, इसका मतलब फर्म को बात पता चल गई। वाई और जेड नहीं बोल सकते कि हमको ये बात पता ही नहीं थी। क्लियर? कल चल के कुछ गलत काम हो गया, कल चल के कुछ गलत हुआ, नुकसान हो गया, तो वाई और जेड नहीं बोल सकते कि हमको तो ये बात पता ही नहीं थी। अरे भाई एक्स को पता थी ना, तो वो ऐसा बोलेंगे एक्स को पता थी, हमको थोड़ी ना पता थी। तो इसीलिए ये लॉ बनाया गया कि अगर किसी एक एक्टिंग पार्टनर को अगर ये बात पता चल गई तो ऐसा माना जाता है कि बाकी के पार्टनर्स को भी ये इन्फॉर्मेशन कन्वे हो चुकी है, उनको भी इस बात का नोटिस है, इस बात की जानकारी है। ऐसा हमारा लॉ मानता है। कि नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा कि मुझे हर एक पार्टनर को जाके बताना पड़ेगा, तो गलत हो जाएगा ना। तो एक फर्म में अगर 10 पार्टनर है तो मैं 10 लोगों को पकड़ के हर एक को बताऊं ना, ये तो फिर बहुत मुश्किल वाली बात होगी। कोई भी जानकारी देनी है तो फिर 10 लोगों को एक साथ बताना पड़ेगा मुझे। अगर 10 लोग एक साथ नहीं है तो फिर हर एक को पकड़ पकड़ के बताना पड़ेगा। इसलिए हमारा लॉ क्या कहता है कि अगर आप सिर्फ एक्टिंग पार्टनर को भी बता दो ना, तो ऐसा माना जाता है कि सारी फर्म को पता चल गया। क्लियर? वही बात है। नोटिस टू अ पार्टनर हु हैबिचुअली मीन्स नॉर्मली, जनरली। तो हैबिचुअली मीन्स जनरली देखा जाए तो हर काम में वो पार्टनर एक्टिव रहता है। बोलने का मतलब एक्टिंग पार्टनर एक्ट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म ऑफ एनी मैटर रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ द फर्म ऑपरेट्स एज अ नोटिस टू द फर्म। तो हमारा लॉ कहता है कि अगर आप किसी एक पार्टनर को नोटिस दोगे ना, वो पार्टनर कैसा होना चाहिए? जो फर्म के बिजनेस में हैबिचुअली एक्ट करता हो। क्लियर? फर्म के बिजनेस में हैबिचुअली एक्ट करता हो। और आपने जो नोटिस दिया है वो कौन से मैटर का दिया है? रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ द फर्म। आपको इस फर्म के अफेयर्स के बारे में उसको जानकारी देनी थी। तो ऐसा माना जाता है, आपने उस एक्टिंग पार्टनर को बता दिया ना, तो ऐसा माना जाता है कि वो नोटिस टू द फर्म है, वो पूरी फर्म को आपने जानकारी दी है। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ अ फ्रॉड ऑन द फर्म कमिटेड बाय और विद द कंसेंट ऑफ दैट पार्टनर। हाँ, लेकिन अगर कोई पार्टनर ने बाकी अपने दूसरे पार्टनर के साथ कोई फ्रॉड किया होगा, तो इस केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा कि वाई और जेड को वो बात की जानकारी है। क्लियर? जैसे समझ लो, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा बताया गया है। 2 एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल देखो क्या है। यहाँ पे एक फर्म थी, PQR, तीनों पार्टनर्स थे उस फर्म में। और ये जो फर्म है ये किस चीज़ का बिजनेस करती है? ये सेकंड हैंड गुड्स खरीदती है। ये सेकंड हैंड गुड्स खरीदती है और बेचती है, सेल करती है। अब R जो पार्टनर था, इसने क्या किया? इसने S के साथ में, S थर्ड पार्टी है, S जो है वो थर्ड पार्टी है, S के साथ में डील किया उसने। किसने डील किया? R ने डील किया। क्लियर? और क्या खरीद रहा है R इससे? सेकंड हैंड कार खरीद रहा है, उसके लिए वो डील कर रहा है। अब जब वो डील कर रहा था, S के साथ वो डील कर रहा था, तो S ने उसको बताया कि भाई देख R, जो तू कार खरीदना चाहता है ना, ये कार जो है ना ये चोरी की है और ये X की कार है। ये कार किसकी है? X की है और ये चोरी की है। क्लियर? R को इस बात की जानकारी मिल गई। अब ये जो थर्ड पार्टी है S, इसने R को बता दिया। R क्या है? यहाँ पे एक्टिंग पार्टनर है। यहाँ पे R क्या है? एक्टिंग पार्टनर है। तो यहाँ पे ऐसा माना जाएगा कि R को ये बात पता है ना कि ये कार चोरी की है, तो ऐसा माना जाएगा कि P और Q को भी ये बात पता चल गई। मीन्स पूरी फर्म को ही पता है कि ये कार किसकी है? चोरी की है। समझ रहे हो? In the course of dealing with S, he comes to know that the car is a stolen one and it actually belongs to X. P and Q are ignorant about it. P और Q को इस ट्रांजैक्शन के बारे में पता था क्या? नहीं। उसको P और Q को ये पता था क्या कि ये कार चोरी की है? नहीं पता था। लेकिन क्या R को पता था? बिल्कुल पता था। तो ऐसा माना जाएगा कि अगर एक पार्टनर को भी जानकारी है ना, इसका मतलब पूरी फर्म को जानकारी, ऐसा माना जाएगा। क्लियर? ऑल द पार्टनर्स आर लायबल टू X द रियल ओनर। क्लियर? और कल चल के X को पता चल गया कि मेरी जो कार चोरी हो गई थी अब वो यहाँ पे है, इन फर्म के पास में है, तो X जो है अपनी इस फर्म से अपनी कार वापस ले सकता है। क्लियर? अगर ये कार वापस नहीं करेंगे
तो एक्स जो है इनके ऊपर केस कर देगा, तीनों के ऊपर, पूरी फर्म के ऊपर। पी और क्यू ऐसा नहीं बोल सकते, हमको इस ट्रांजेक्शन के बारे में, हमको ये पता ही नहीं था कि ये कार चोरी की है। आर को पता था ना, आर को पता है मीन्स आपको भी पता है। क्लियर, समझ में आया? तो एक्टिंग पार्टनर को अगर कोई नोटिस मिल गई, इसका मतलब बाकी के पार्टनर्स को भी नोटिस मिल गई, ऐसा माना जाता है। फ्रॉड के केस में ऐसा नहीं होगा। जैसे से फॉर एग्जांपल यहां पे देखो क्या है, सेकंड एग्जांपल दोस्तों, ए है एक पार्टनर है और ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। इसका मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट का मतलब क्या, ये एक्टिंग पार्टनर है। ए जो है एक्टिंग पार्टनर है फर्म के बिजनेस में, और उसने क्या किया, ए ने क्या किया, एक चीज खरीद के लाई, उसने कुछ गुड्स खरीद के लाया, उसने सर्टन गुड्स उसने परचेस किए। किसके लिए परचेस किए, फर्म के लिए परचेस किए। और उसको गुड्स खरीदते वक्त, ए को गुड्स खरीदते वक्त ये जानकारी थी कि वो जो गुड्स है वो डिफेक्टिव गुड्स है। वो कौन से गुड्स है, डिफेक्टिव गुड्स है। वो गुड्स में क्या है, डिफेक्ट्स है। ये ए को जानकारी खरीदते वक्त ही थी। अब दोस्तों ए के साथ मान लो बाकी पार्टनर्स भी थे, बी और सी। इन दोनों को जानकारी नहीं थी कि ये गुड्स जो है डिफेक्टिव है, लेकिन ए को जानकारी थी ना, तो ऐसा माना जाएगा कि इनको भी जानकारी है। समझ में आया? ये तो हमने ऊपर ही देखा सर। यहाँ पे नया क्या है, यहाँ पे नया दोस्तों ये है कि ए को पता था कि गुड्स क्या है, डिफेक्टिव है। समझ में आया? अब ए ने सोचा कि अगर मेरे पार्टनर्स को पता चल जाएगा कि ये गुड्स डिफेक्टिव है, तो वो तो ये गुड्स रिजेक्ट कर देंगे, लेंगे ही नहीं, खरीदेंगे ही नहीं। तो ए ने क्या किया, जिससे गुड्स खरीद रहा था वो, से फॉर एग्जांपल वो एक्स से गुड्स खरीद रहा था, तो उसने एक्स को क्या बोला कि देख इसमें डिफेक्ट है, ये बात मुझे पता है, लेकिन मेरे पार्टनर्स को नहीं पता। अब अगर ये गुड्स मैं यहाँ से लेके जाऊँगा तो उनको ये बात दिख जाएगी कि गुड्स डिफेक्टिव है, और वो फिर एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, वो रिजेक्ट कर देंगे। तो एक काम करते हैं, ये जो गुड्स में डिफेक्ट है ना, ये हम ऐसा कुछ करते हैं, गुड्स को थोड़ा अच्छे से पॉलिश कर देते हैं, ये डिफेक्ट हम छुपाने की कोशिश करते हैं, ताकि ये गुड्स जो है बी और सी के पास जाए, मेरे पार्टनर्स के पास जाए, तो उनको ये डिफेक्ट के बारे में पता ही नहीं चले, उनको ये बात की भनक ही न लगे कि ये गुड्स डिफेक्टिव थे। क्लियर? ऐसा कौन कर रहा है, ए कर रहा है। हालांकि ए को पूरी जानकारी है कि गुड्स डिफेक्टिव है, वो सेलर के साथ मिलके इनके साथ फ्रॉड करने की सोच रहा है, अपने पार्टनर्स के साथ ही फ्रॉड करने की सोच रहा है। क्लियर? समझ रहे हो? क्योंकि उसको ये बात पता है कि अगर बी और सी को पता चल गया कि गुड्स डिफेक्टिव है, तो वो तो एक्सेप्ट करने नहीं वाले, वो तो रिजेक्ट ही कर देंगे। तो ए ने सोचा एक काम करते हैं, हम दोनों मिलके, सेलर के साथ मिलके उसने क्या किया, गुड्स के डिफेक्ट छुपाने की कोशिश की। ऐसा वो क्यों कर रहा है, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, बी और सी के ऊपर तो फ्रॉड हो जाएगा ना। आप अपने पार्टनर से ही बात छुपा रहे हो, तो ये तो फ्रॉड करना हो गया ना। तो ए का इंटेंशन क्या है, यहाँ पे फ्रॉड करना है। तो अब कल चल के अगर बी और सी को पता चल गया, बाद में जाके पता चला कि ये गुड्स जो थे ये डिफेक्टिव निकले हैं, और ए को इसकी जानकारी थी, तो यहां पे बी और सी जो है गुड्स जो थे ये डिफेक्टिव गुड्स, ये रिटर्न कर सकते हैं, रिजेक्ट बाद में भी कर सकते हैं। ये जब आए तब उनको नहीं दिखा वो डिफेक्ट, लेकिन कुछ दिनों बाद पता चला उनको गुड्स डिफेक्टिव थे, तो अब बी और सी जो है ये गुड्स रिटर्न कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। एक्स जो है ये फर्म के ऊपर केस नहीं कर सकता। एक्स ऐसा नहीं बोल सकता कि ए को जानकारी थी ना, ए को जानकारी थी, ए तो एक्टिंग पार्टनर है, ए को जानकारी थी, इसका मतलब फर्म को जानकारी थी। अब आप गुड्स रिजेक्ट कैसे कर रहे हो, रिटर्न कैसे कर रहे हो? तो अगर फ्रॉड करने की कोई इंटेंशन होगा, वो पार्टनर जो है, वो जो एक्टिंग पार्टनर है, उसका अगर कोई ऐसा इंटेंशन था कि वो अपने बाकी के पार्टनर से फ्रॉड करना चाहता है, अगर ऐसा कोई केस है, तो एक्टिंग पार्टनर को जो नोटिस मिल गया, उसकी वजह से ऐसा नहीं माना जाएगा कि सारी फर्म को नोटिस मिल गया। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे वो अपने पार्टनर्स के साथ ही फ्रॉड कर रहा है, वो थोड़ी ना जाके बताएगा अपने पार्टनर्स को कि गुड्स डिफेक्टिव है। क्लियर? समझ रहे हो? तो जहां पे एक्टिंग पार्टनर जो है ये खुद फ्रॉड करना चाहता है बाकी के पार्टनर्स के साथ में, अगर उस एक्टिंग पार्टनर को जानकारी होगी भी, तो उस केस में फर्म को जानकारी है, हम ऐसा नहीं मानते। हाँ, लेकिन ये फ्रॉड करना नहीं चाहता है, जैसे ऊपर वाला था सेकंड हैंड कार। सेकंड हैंड कार में क्या था, ए को पता था
कि ये कार चोरी की है, लेकिन उसने अपने पार्टनर्स के साथ कोई फ्रॉड नहीं किया, तो यहाँ पे ऐसा माना जाएगा कि वो सेकंड हैंड कार जो चोरी की है वो बी और सी को भी पता है। क्लियर? क्योंकि एक्टिंग पार्टनर को पता है, इसका मतलब पूरी फर्म को पता है, सारे पार्टनर्स को पता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ए जो है ये खुद ही फ्रॉड करना जा रहा है बी और सी के साथ में। तो अगर ए को कोई बात पता भी है तो लॉ कैसे मानेगा कि बी और सी को पता होगा? वो क्यों बताएगा, वो तो खुद ही फ्रॉड कर रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे वही बात कही गई है कि अगर एक्टिंग पार्टनर जिसको जानकारी दी गई है अगर वो बाकी के पार्टनर्स के साथ फ्रॉड कर रहा है तो बाकी के पार्टनर्स को कैसे जानकारी मिलेगी कि ये गुड्स कैसे थे? तो ये असंभव बात है फर्म को जानकारी होना। तो इस केस में फर्म बाइंड नहीं होगी। क्लियर? लेकिन अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, जैसे ऊपर सेकंड हैंड कार वाला था, चोरी की कार है, इसको पता चल गई ना ये अब ये फ्रॉड थोड़ी ना कर रहा है, तो इसका मतलब बी और सी को भी पता चल गई। तो उस एक्ट में एक पार्टनर को नोटिस देने की वजह से पूरी फर्म को नोटिस मिल गई, ऐसा ट्रीट किया जाता है और पूरी फर्म जो है बाइंड हो जाएगी वो एक्ट के लिए। ठीक है? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया लेक्चर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। बाकी का हम देखेंगे दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।